चंद्रगुप्त मौर्य काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। वह भारत का महानतम मिलिट्री लीडर तथा चक्रवर्ती सम्राट था। वह प्रथम भारतीय राजा था जिसने बृहत्तर भारत पर अपना शासन स्थापित किया, जिसका विस्तार ब्रिटिश भारत से भी बड़ा था। बृहत्तर भारत की सीमाएं आधुनिक भारत की सीमाओं से बहुत आगे तक ईरान की सीमाओं से मिली हुई थीं। इसके अतिरिक्त चंद्रगुप्त मौर्य भारत का प्रथम शासक था जिसने अपनी विजयों द्वारा सिंधु घाटी तथा 5 नदियों के देश को गंगा तथा यमुना की पूर्वी घाटियों के साथ मिलाकर एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना की जो हेरात से पाटलिपुत्र तक फैला हुआ था। यह प्रथम भारतीय राजा था जिसने उत्तरी भारत को राजनीतिक रूप से एकबद्ध करने का बाद विंध्याचल की सीमाओं से आगे अपने राज्य का विस्तार किया और इस प्रकार वह उत्तर तथा दक्षिण को एक ही सार्वभौम शासन की छत्रछाया में ले गया। इससे पूर्व वह पहला भारतीय नेता था जिसे अपने देश पर एक यूरोपीय तथा विदेशी आक्रमण के निराशाजनक दुष्परिणामों का सामना करना पड़ा। ऐसी परिस्थिति में चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी शासन से अपने देश को पुनः स्वतंत्र कराने के अभूतपूर्व श्रेय का प्राप्त किया। यह चंद्रगुप्त मौर्य का सौभाग्य था कि जिसे विश्व विजेता सिकंदर के द्वारा शासित प्रदेशों को स्वतंत्र कराने का अवसर प्राप्त हुआ। भारत पर सिकंदर का आक्रमण मई 337 ईसा पूर्व में मई 324 ईसा पूर्व तक रहा। 323 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य ने देश पर से यूनानियों के आधिपत्य का नामो निशान मिटा दिया था। चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के 24 वर्ष के शासनकाल में इतनी अधिक सफलताएं प्राप्त की जो आज तक भारत के किसी अन्य शासक को प्राप्त नहीं हो सकी। वह राजसभा भी आयोजित करता था जिसमें बैठकर वो न्याय करता था। चाणक्य ने उसके पिता को 1000 काठ सांपड़ लेकर खरीद लिया। उस समय उसकी आयु 8 से 9 वर्ष रही होगी। चाणक्य पाटलिपुत्र का निवासी था। वह बालकों को लेकर तक्षशिला पहुंचा और उसे समस्त विद्याएं और कलाएं सिखाईं। चाणक्य चंद्रगुप्त को लेकर सर्वप्रथम पर्वतेश्वर पेखराज के राज्यसभा में पहुंचे। इससे पहले चंद्रगुप्त मगध में नंद महाराज से पर्वतेश्वर की सहायता के लिए कह चुका था, लेकिन महाराजा नंद ने पर्वतेश्वर की सहायता करने से मना कर दिया था। गुरु शिष्य दोनों ही पर्वतेश्वर की राज्यसभा में प्रवेश किया और सिंहगरण को बाहर ही छोड़ दिया। पर्वतराज ने दोनों का स्वागत करते हुए उनसे आने का कारण पूछा। पर्वतेश्वर से पहले से ही चाणक्य को जानता था। चंद्रगुप्त का परिचय कराते हुए चाणक्य ने बताया कि यह राजकुमार ही मगध का शासक होगा और मैंने नंद महाराज के विनाश करने की प्रतिज्ञा की है। इस कार्य के लिए मैं आपसे सहायता लेने के लिए आया हूँ। चाणक्य भली भांति जानते थे कि पर्वतेश्वर नंद महाराजा का शत्रु है, अतः इसे सहायता की आशा की जा सकती है। परंतु पर्वतेश्वर ने नकारात्मक उत्तर देते हुए कहा, मैं इस समय यवनों में युद्ध कर रहा हूँ, अतः मेरे लिए आपकी सहायता करना असंभव है। गुरु शिष्य दोनों निराश होकर वापस चल दिए। रास्ता लंबा था तथा वन से होकर गुजरता था। चाणक्य पानी लेने के लिए चले गए तथा पेड़ की छांव में चंद्रगुप्त को नींद आ गई। तभी एक शेर ने आकर सोते हुए चंद्रगुप्त पर आक्रमण कर दिया, परंतु अभी दूर से ही एक तीर शेर को आकर लगा, जो वह वहीं ढेर हो गया। तीर मारने वाला और कोई नहीं सेल्यूकस था। उसने अपना परिचय महान सिकंदर के सेनापति के रूप में दिया और उन दोनों का परिचय प्राप्त कर अपने शिविर में चलने का आग्रह किया। चंद्रगुप्त ने चाणक्य से पूछा कि सेल्यूकस हमारा शत्रु है, फिर हमने हमारी रक्षा क्यों की? आचार्य ने उत्तर दिया कि अब सौभाग्य साथ देता है तो शत्रु ही रखता है, लेकिन याद रहे कभी भी अपने रक्षक का कृतज्ञ नहीं होना चाहिए। इस समय सिकंदर पंजाब पर आक्रमण कर रहा था। चाणक्य व चंद्रगुप्त ने नंदवंश के विरुद्ध सिकंदर की सहायता प्राप्त करनी चाहिए। इसी उद्देश्य से चंद्रगुप्त ने सिकंदर से भेंट की, किंतु सिकंदर चंद्रगुप्त के अभिमानी स्वभाव से अप्रसन्न हो गया तथा उसने उसकी हत्या का असफल प्रयास किया, लेकिन चंद्रगुप्त चालाकी से वहां से भाग निकला। सिकंदर के पंजाब से लौटने पर चंद्रगुप्त ने पंजाब की जनता के सिकंदर के विरुद्ध भड़का दिया। इस समय सिकंदर सिंध की वीरकर्मा जातियों के साथ युद्ध में लीन था। सिकंदर के भारत छोड़ते ही उसने यूनानी क्षत्रिय फिलिप की हत्या कर दी। इधर 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु के उपरांत चंद्रगुप्त ने यूनान विजय के समस्त अवशेषों को समाप्त करके उत्तरापथ के अधिकांश राज्यों पर अधिकार कर लिया। चंद्रगुप्त मगध पर अधिकार करना चाहता था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने चाणक्य के साथ मिलकर एक सेना का निर्माण तथा पर्वतीय प्रांत के राजा प्रवर्तक के साथ एक राजनीतिक संधि की। इस प्रकार अब
चंद्रगुप्त के पास एक विशाल सेना एकत्र हो गई तथा उसने अब मगध की ओर प्रस्थान किया। मुद्रा राक्षस पौराणिक जैन बौद्ध साहित्यिक ग्रंथ में इस युद्ध का वर्णन मिलता है। मिली पंद पन्नों में आभास मिलता है कि दोनों सेनाओं के मध्य भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें चंद्रगुप्त को विजय प्राप्त हुई। मगध के शासक से कुपित जनता ने चंद्रगुप्त का खुलकर समर्थन किया। जनता के समर्थन और सैन्य कुशलता के कारण चंद्रगुप्त तत्कालीन नंद शासक धनानंद को परास्त करने में सफल रहा। चंद्रगुप्त ने धनानंद एवं उसकी समस्त परिवार की हत्या कर दी तथा नंद वंश को सदैव के लिए समाप्त कर दिया। 323 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य मगध के सिंहासन पर सिंहानारूढ़ हो गया। सिकंदर की मृत्यु के बाद 306 ईसा पूर्व में उसका सेनापति सेल्यूकस यूनान के सिंहासन पर बैठा। सेल्यूकस भी सिकंदर की भांति अत्यंत महत्वाकांक्षी था तथा वह भी भारत विजय का स्वप्न देखा करता था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने काबुल की ओर से सिंधु नदी को पार किया। सन 305 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त तथा सेल्यूकस की सेनाओं में भीषण संघर्ष हुआ, जिसमें सेल्यूकस की पराजय हुई तथा उसे चंद्रगुप्त मौर्य से एक संधि करनी पड़ी, जिसके अनुसार उसे काबुल, हेरात व बलूचिस्तान के कुछ भाग चंद्रगुप्त को देने पड़े। इसके बदले चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी दिए। इस संधि से दोनों के मध्य मैत्री संबंधों की स्थापना हो गई। सेल्यूकस ने अपने पुत्री हेलन का विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया तथा चंद्रगुप्त के दरबार में मेगास्थनीज नामक राजदूत को भेज दिया। इस संधि के फलस्वरूप चंद्रगुप्त के साम्राज्य की सीमाएं अत्यंत विस्तृत हो गई। इस विषय में डॉक्टर स्मिथ ने लिखा, अफगानिस्तान, प्राचीन हरियाणा, हिंदुकुश पर्वतमाला, पंजाब, उत्तर प्रदेश, सुदूर पश्चिम